नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारत और चीन सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर से अभ्यास किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की फॉरवर्ड पोस्ट पर अपाचे हेलीकॉप्टर की नजर है और चीन से सटे बॉर्डर पर ऑपरेशन किया गया। अपाचे, चिनूक समेत वायुसेना के कई विमान उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। चीनी सेना ने अपने टैंक पीछे करने शुरू किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सरहद पर वायुसेना की नजर लगातार बरकरार है, जिनमें अपाचे, चिनूक समेत वायुसेना के कई विमानों ने उड़ान भरी है। सीमा के पास इलाके में इन दिनों लगातार जहां सीमा पर तनाव है और आसपास के इलाके में जो सेना की हलचल है वो लगातार देखने को मिल रही है। चीन से सटे बॉर्डर पर ऑपरेशन किया गया है। अपाचे, चिनूक समेत वायुसेना के कई विमान उड़ते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर से अभ्यास किया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर फिर हमला बोला और ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार ने युद्ध परिस्थिति पर जोर क्यों नहीं दिया? चीन को जवानों की शहादत जायज ठहराने की अनुमति आखिर क्यों दी गई? गलवान की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं है? ये 3 सवाल महत्वपूर्ण राहुल गांधी ने पूछे हैं मोदी सरकार से और मांग की है कि सरकार इस पर जवाब दें। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हम न्यूज रूम का सीधे रुख करेंगे, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से सवाल दागे गए हैं सरकार पर, चूंकि राहुल गांधी पहले भी सवाल पूछते रहे हैं। इस बार ये सवाल किस तरह से, इनका जवाब किस तरह से दिया जाएगा? सरकार की ओर से लगातार इनका जवाब दिया गया राहुल गांधी का, और एक बार फिर से राहुल गांधी हमलावर दिखाई दिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा हेमंत आपने कि राहुल गांधी एक बार फिर से 3 सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं और सवालों की जो उनकी फहरिस्त है उसमें 3 और सवाल जुड़ गए। आपको बता दूं कि जैसा आपने कहा कि इसका जवाब कैसे मिलेगा, तो जवाब यहां पर जो सत्ताधारी दल है वो पार्टी और पार्टी का संगठन देगा। सरकार अपने तौर पर जवाब इसके पहले भी देती रही है। सेना से भी कई बार उन्होंने सवाल किए और सेना की तरफ से स्पेसिफिक उनको नहीं, लेकिन देश को जानकारी देने के लिहाज से जवाब दिया गया है। जो 3 सवाल किए हैं उस सवाल पर मैं आऊं उसके पहले आपको बता दूं कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने पीओके में 20 जगहों पर लगभग रडार स्थापित किए हैं और इसके पीछे चीन है। लेकिन देश के अंदर राहुल गांधी के रडार पर सरकार है और सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनके रडार पर रहते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें 3 सवाल उन्होंने पूछे हैं। उनका सबसे पहला यह कहना है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उसके बाद उनके 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल कि जो एलएसी है वहां पर यथास्थिति क्यों बनाए रखने के लिए दबाव नहीं था। अब इसका जवाब तो सरकार भी दे चुकी है और सेना वहां पर लगातार जवाब दे रही है जब वहां अगर इस तरीके की कोई हलचल होती है। दूसरा वो सवाल पूछते हैं कि हमारे 20 सैनिक जो शहीद हो गए, उन्होंने फिर कहा कि निहत्थे सैनिक शहीद हो गए। हालांकि सेना पहले बता चुकी है कि सैनिक वहां निहत्थे नहीं होते हैं और इसका जवाब सेना पहले भी दे चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने फिर कहा कि निहत्थे सैनिक वो जो शहीद हो गए हैं उनकी मौत को या उनकी शहादत को कैसे जस्टिफाई करने का मौका चीन को मिल रहा है। अब चीन तो अपने हिसाब से मौका ढूंढेगा ही, लेकिन देश के अंदर जब लोग मौका ढूंढने लगे तो फिर सवाल ही उठेंगे, उसका जवाब कोई देगा भी तो स्वीकारा नहीं जाएगा। तीसरा सवाल जो है कि गलवान वैली जो है वहां पर संप्रभुता का कोई जिक्र क्यों नहीं है। तो संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है, इसका जवाब भी राहुल गांधी को कम से कम खुद अपने स्तर पर भी लेना चाहिए था। जो ट्रिटी है, जो समझौता है, उसके मुताबिक सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी सवाल पूछते हैं। उनका अंदाज है वो बार बार इस तरीके के सवाल पूछते हैं। हालांकि इसके पहले आप देखिए कि खुद चीन के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। वहां के और जो राजनीतिक दल हैं या फिर तमाम सेना से कुछ जुड़े हुए लोग, उनसे भी जानकारी ये छनकर आती है कि जो चीन की सरकार है
वो खुद छिपा रही है कि उसके कितने सैनिकों की मौत हुई है, आंकड़ा उसने छिपाया। इसको लेकर चीन के अंदर आक्रोश है, लेकिन हमारे 20 सैनिकों की शहादत को लेकर हमारे देश के अंदर जो सवाल खड़े हो रहा है उसमें से एक सवाल और आया है राहुल गांधी का कि हमारे जवानों की शहादत को जस्टिफाई कैसे कर रही है चीन और चीन की सरकार या चीन की सेना। इसका जवाब सेना ने हमारी पहले ही दिया है और स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से मैं कह दूं कि देखिए, सरकारें जवाब देती हैं उसका तरीका कुछ और होता है। वो कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी होती है, ना कि सीधा सरहद पर जाकर सरकार जवाब दे देगी। वहां पर जवाब देने का काम सेना का होता है। अगर सरकार के स्तर पर हम देखें तो देखिए, वो दौरा भी हो चुका है प्रधानमंत्री का और जैसी चर्चा है कि उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम वो धरती हैं और भारत के वो नागरिक हैं जो कि बांसुरी वाले कृष्ण की भी पूजा करते हैं और सुदर्शनधारी कृष्ण की भी आराधना करते हैं। तो सरकार के स्तर पर भी जवाब मिल चुका है, सर्वदलीय बैठक में भी जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन राहुल गांधी, इसके पहले भी आपने देखा कि हर एक सवाल वो पूछते रहे हैं, जवाब मिलने के बाद फिर से उन्होंने जवाब से संतुष्टि हुई या नहीं हुई, एक नया सवाल वो दागते रहे हैं। ये उनका अपना अंदाज है। ये जो तीनों सवाल उन्होंने पूछे हैं उसमें गालवान वैली में संप्रभुता का ख्याल न रखने की बात, ये भी अपने आप में निराधार है। उसके अलावा 20 सैनिकों ने शहादत दी है, तो सैनिकों ने जवाब भी दिया है और चीन तो जस्टिफाई करेगा ही कि हाँ, हमने ऐसा नुकसान पहुंचा दिया। अब चीन कहता है कि हमारे सैनिक वहां पर गए थे, उनके अंदर से आवाज आ रही है कि उनके सैनिक आए थे या उनके सैनिक ज्यादा मारे गए हैं, तमाम तरह की बातें हैं। और जो पहला सवाल है कि एलएसी पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया गया, इसमें दबाव की बात नहीं होती है। तमाम देशों के बीच में समझौते होते हैं, भारत चाइना में भी समझौते हैं और उसके आधार पर दोनों ही सेनाएं अपनी यथास्थिति बनाकर रखती हैं। जब उसका वो उल्लंघन करती हैं तो फिर जवाब मिलता है। भारतीय सैनिक कभी दखलंदाजी वहां नहीं करने गए, वहां से अगर दखलंदाजी हुई तो उसका जवाब दिया गया है। इसके कई अपने आयाम हैं, कई पहलू हैं, लेकिन अंदर जो राजनीति चलती है उस आयाम को अगर आप ढूंढेंगे तो उसका छोर आप नहीं ढूंढ पाएंगे। और राहुल गांधी के सवाल भी कुछ ऐसे ही होते हैं, उसका छोर आप ढूंढ नहीं सकते हैं कभी भी। हेमंत, बिल्कुल आप ठीक करें अतुल, जिस तरह से सरकार को जहां जवाब देना चाहिए था वहां सरकार ने जवाब भी दिया और हम सब ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री लेह लद्दाख के इलाके में भी गए और वहां से सीधे तौर पर चीन को यह भी बता दिया कि विस्तारवाद की जो नीति है वो अब नहीं चलेगी। लेकिन मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के पीछे होकर के चीन वहां पर इस तरह की हरकत कर सकता है। 1962 में भी हमने देखा कि जब अतिक्रमण की बात आई, चीन की हरकतों की बात आई, उसके बाद बातचीत हुई दोनों देशों में और चीन ने कहा कि वो अपने सैनिक पीछे ले रहा, उसके बाद उसने हमला किया। लेकिन अभी जो चूंकि मौजूदा हालात है अतुल, उसमें अमेरिका का साथ भारत को मिला है चीन के खिलाफ। इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या भारत की कूटनीतिक प्रयासों की जीत हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देशों का साथ भी भारत के साथ खड़ा हुआ है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर अगर दुनिया के दरोगा का साथ मिल रहा है, उस दुनिया के दरोगा अमेरिका को अगर आप जाने तो उसकी भी अपनी फितरत रही है। लेकिन मौजूदा दौर में अमेरिका खुद कह रहा है कि चीन ने सबसे ज्यादा नुकसान किसी को पहुंचाया है तो वो खुद अमेरिका को पहुंचाया है। कोरोना का संक्रमण और सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया में अगर किसी को है तो अमेरिका को है। तो चीन को लेकर अमेरिका का रुख पहले से साफ है। ट्रंप ने क्या क्या कुछ कहा है और अब अगर देखिए सैन्य मदद की बात हो रही है तो उसमें सिर्फ भारत की मदद की बात नहीं है, ये अमेरिका की इस वक्त की मजबूरी भी कह लें या फिर उसके लिए जरूरी भी कह लें कदम, एक जो अपना स्तर उसने बना रखा था और जैसे लगातार एशियाई द्वीप में चाइना अपने आप को बढ़ा रहा था और तमाम उन जगहों पर वो दावा कर रहा था जो कि अलग अलग देशों के हिस्सा माने जाते हैं, उसमें जापान की बात कर लें या फिर खुद अमेरिका के एक द्वीप की बात कर लें, गुआन की बात कर लें, तो इन तमाम चीजों की वजह से अमेरिका भी बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। और भारत से चूंकि सीधी सीधी इस वक्त वार्ता कह लें, लड़ाई कह लें या फिर किसी तरीके की प्रतिद्वंद्विता कह लें वो चाइना से हो रही है, तो वहां पर यह स्वाभाविक है कि अमेरिका साथ देगा। लेकिन रशिया जैसे देश ने भी, जो कि भारत का मित्र देश माना जाता है, यह कहा जा रहा था कि शायद वो न्यूट्रल रहे, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसमें भी देखिए आपकी चीजें खुलकर आई। प्रधानमंत्री ने जब बात की व्लादिमीर पुतिन से तो वहां से भी संकेत सकारात्मक ही मिले। अब यहां पर चीन को घेरने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो इस बातचीत चल रही है, अलग अलग तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, वो चाहे कोरोना की बात हो या फिर चीन की जमीनखोरी की बात हो या फिर उसकी अपनी आदत फितरत की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा भी चल रही है और तमाम देश जो हैं जो कि चीन के खिलाफ नजर आ रहे हैं और उस बीच में भारत के साथ भी वो नजर आ रहे हैं। लेकिन चीन की फितरत है जो आपने कहा कि वो पहले भी कर चुका है और फिर से
पाकिस्तान के जरिए वो पीओके में कोई हलचल करा सकता है। आज देखिए कि एक बड़ी खबर ये भी है कि पीओके में खुद पाकिस्तान का और चीन का विरोध हो रहा है। वहां पर एक स्ट्रक्चर जो खड़ा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें चाइना मदद कर रहा है, उस संयंत्र के खिलाफ पीओके में खुद चीन और पाकिस्तान दोनों खिलाफ वहां की स्थानीय जनता विरोध कर रही है। तो अंदरूनी वहां पर विरोध भी है, लेकिन उसके साथ फिर से मैं जोड़ूं कि राहुल गांधी ने जो राजनीतिक तौर पर फिर से सवाल खड़े किए हैं, तो हमारे यहां राजनीतिक विरोध दिखाई देता है और इसके जवाब समय अंतराल पर देखिए कि सरकार ने भी दिया है। सरकार में जो पार्टी बैठी है उसके प्रवक्ताओं ने या फिर उनके नेताओं ने, मंत्रियों ने भी दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने दौरा किया, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए। वहां पर वो गए तो कैसे गए, फिर कैसे चले आए, किस जगह पर उन्होंने संबोधन किया, तमाम तरह की चीजें। ये अंदरूनी हमारे देश की राजनीति है। लेकिन अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पटल की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त माहौल की, तो चाइना चारों तरफ से घिरा है और इसमें अमेरिका सीधे तौर पर खुलकर साथ भी दे रहा है भारत का। हेमंत। बिल्कुल अतुल, आपने ठीक कहा और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चूंकि भारत की जो सेना है वो सक्षम भी है और पूरी तरह से सतर्क भी है। हमने देखा कि किस तरह से जो लड़ाकू विमान है वो सीमा पर पूरी उड़ान भरते हुए भी दिखाई दिए हैं। वहीं चीन के खिलाफ भारत को अमेरिका का साथ मिला है, सैन्य तौर पर भारत के साथ खड़े हैं, ये अमेरिका ने कहा है। दरअसल ड्रैगन के खिलाफ जो है अमेरिका भारत के साथ खुलकर के इस वक्त मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा दौर में दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति, बेहतर कूटनीति का परिणाम इसे हम कह सकते हैं। और चूंकि इसी वजह से जो चाइना है अब वो गलवान घाटी से 2 किलोमीटर उस इलाके में जहां पर उसे नहीं होना चाहिए था, उसके सैनिकों को वो आ गया था, उसके बाद वो वापस जाने के लिए मजबूर हुआ है। फिलहाल हम आपको बता दें कि भारत को अमेरिका का साथ मिला है। भारत चीन बॉर्डर पर जहां तनाव की स्थितियां लगातार बरकरार हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त सोनीपत से 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले को लेकर के बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। सीआईए 2 ने फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी नीरज और विकास को पकड़ा गया। पुलिसकर्मियों को मारने में दोनों आरोपी शामिल थे। पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, फरार आरोपी नीरज और विकास को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कर्मियों को मारने में दोनों आरोपी भी शामिल थे। बड़ी खबर इस वक्त की, सीआईए 2 की टीम ने कार्रवाई की है। तो सीआईए 2 की टीम ने कार्रवाई की। सोनीपत से बड़ी खबर, 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दोनों फरार आरोपियों को सीआईए 2 ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर रिमांड लिया जाएगा और इसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां इनसे सामने आ सकती है, इस तरह की पुलिस को उम्मीद भी है। तो पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी। रिमांड में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सोनीपत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फरार आरोपी नीरज और विकास को पुलिस ने पकड़ लिया है। सीआईए 2 की टीम ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन दोनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, वहां से रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो सोनीपत से बड़ी खबर है, 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने का यह पूरा मामला, जिसमें 2 आरोपी फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। फरार आरोपी नीरज और विकास, उनको आखिरकार सीआईए 2 की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी पुलिस। तो इस पूरे मामले को लेकर के जांच फिलहाल जारी है और पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिसकर्मियों की हत्या का यह बहुचर्चित मामला, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे थे। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली है। सोनीपत से बड़ी खबर है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त सोनीपत से, 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला। सोनीपत में देर रात को शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सन्नी मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सीधे हम सोनीपत का रुख करेंगे। सन्नी, क्या कुछ जानकारी पुलिसकर्मियों की हत्या के इस मामले को लेकर के फिलहाल आपके पास है?
जी हेमंत, 30 जून को देर रात जब नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन के मामले में जब दो पुलिसकर्मियों, एक तो एसपीओ था कांस्टेबल रविंदर और एसपीओ कप्तान सिंह ने थाना बुटाना के अंतर्गत एक गाड़ी में सवार 6 बदमाशों को रोका था कि आप यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, नाइट कर्फ्यू, आप थाने में चलो। तो उस दौरान अमित नाम के एक बदमाश ने चाकुओं से हमला करते हुए दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे मामले में सोनीपत पुलिस ने महज 17 घंटे के अंदर जो अमित नाम का जो बदमाश था जिसने चाकुओं से रविंदर और एसपीओ कप्तान को मौत के घाट उतारा था, उसका एनकाउंटर जींद के अंदर कर दिया था और उसके एक साथी संदीप को गिरफ्तार किया था। उस मुठभेड़ में विकास नाम का जो बदमाश था वो फरार हो गया था। इस पूरी जो वारदात में 6 आरोपी शामिल थे, जिसमें 2 युवतियां शामिल थी, गांव बुटाना की रहने वाली सुशीला और आशा। तो उन दोनों को सोनीपत सीआईए टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें संदीप, सुशीला, आशा और अमित का जो एनकाउंटर है वो सोनीपत सीआईए कर चुके हैं। उसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमें मिल रही है, उसमें विकास जो कि जींद का रहने वाला और नीरज भिवानी का रहने वाला है, दोनों को सीआईए 2 ने गिरफ्तार कर लिया। गांव जागसी से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सोनीपत जो सीआईए 2 ने इनको कोर्ट में पेश किया और 7 दिन के रिमांड पर लिया है। जी हेमंत। बिल्कुल, जिस तरह से सनी हमने देखा कि पूरे मामले में कैसे पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, एक साजिश के तहत उनको मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए थे कि आखिरकार क्या पुलिस सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली है। क्या कुछ महत्वपूर्ण सुराग इनसे अभी उगलवाने बाकी है, क्योंकि अब पुलिस, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, उनको कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस अब उन्हें रिमांड पर लेगी और पूछताछ की जो प्रक्रिया है, कुछ और अहम सुराग उनसे सामने आ सकेंगे। जी हेमंत, जिस तरह से दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जितने भी आरोपी थे सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि जो गहनता से पूछताछ करने के लिए इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया और कोई अन्य आरोपी तो इसमें शामिल नहीं था इनके साथ, और ये कहां कहां फरारी के दौरान रुके, इनकी जो पूछताछ के लिए सीआईए 2 जो इनको गोहाना के कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी। हालांकि ये बताया जा रहा है हेमंत कि 7 दिन का रिमांड मांग रही है सोनीपत पुलिस, लेकिन जो हमारे पास सूचना 6 दिन का रिमांड है इनको सोनीपत सीआईए को मिला है। हालांकि जिस तरह से अमित ने सोनीपत सीआईए के इंचार्ज अनिल, एक सिपाही था राजेश, एक एएसआई मनदीप पर भी हमला किया था और प्रशांत साइबर सेल इंचार्ज एनकाउंटर के दौरान, तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा गिरोह है शराब के नशे में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फरार चल रहा था। लेकिन जिस तरह से सोनीपत पुलिस ने 17 घंटे की महज 17 घंटे में कार्रवाई करते हुए एक बदमाश अमित को मार गिराया था एनकाउंटर के दौरान, और अब सभी जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो सोनीपत की पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवालिया निशान उठ रहे थे कि सोनीपत पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से सोनीपत पुलिस ने कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है और आज इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और उनसे अहम खुलासे और होने की उम्मीद है नीरज और विकास से। जी हेमंत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। और अब 2 और आरोपी जो बचे हुए थे उनकी गिरफ्तारी कर ली है। पहले ही अमित का एनकाउंटर हो चुका है और पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में पूछताछ बाकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डबवाली के मलोट रोड स्थित सीमावर्ती मंडी किलियांवाली में देर रात को एक मार्बल शोरूम में 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां पर बेखौफ तरीके से बदमाशों ने गोलियां बरसाई और दुकान में बैठे हुए 4 लोगों की जेब तक के पैसे बाहर निकलवा लिए और गले से भी करीब 1,20,000 रुपयों की लूट का करके मौके से फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई हैं। फिल्मी स्टाइल में किस तरह से लूट को अंजाम दिया गया, कुछ चंद लम्हों में बदमाश जो है वो हथियारों के बल पर लूट को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। इस बात की तस्दीक करती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं कि किस तरह से बदमाश पहुंचे, हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। डबवाली की तस्वीरें हैं। फिलहाल अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं और इस इलाके में एक के बाद एक कई वारदात सामने आ चुकी हैं, जिससे जो व्यवसायी हैं उनमें भी लगातार दहशत का माहौल है। तो वहीं फरीदाबाद में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े फैसले किए हैं। अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को भटकने की जरूरत नहीं होगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों को रिपोर्ट उनके सीधे मोबाइल फोन पर SMS के जरिए मिल पाएगी। इस बात की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर उनसे संपर्क कर इसके बाद इलाज प्रक्रिया शुरू करेंगे। नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया ने बताया कि फिलहाल जिले में 8 जगहों पर टेस्टिंग शुरू की गई है, लेकिन एक हफ्ते बाद उनकी कोशिश है कि हर व्यक्ति का 5 किलोमीटर के दायरे में ही कोरोना टेस्ट हो जाए। इसके लिए तैयारी की जा रही है। तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से और स्वास्थ्य महकमे की ओर से लगातार कोशिश इस बात को लेकर के की जा रही है कि कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए लोगों तक टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा सके।
फरीदाबाद में फर्दर कोई योजना की सवाल है कि मैंने अभी 1 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो ये लक्ष्य रहेगा कि हम आखिरी आदमी तक हर जो हमारी पीएचसी है वहाँ तक सैंपलिंग की सुविधाएं हम दे सके लोगों को, ताकि किसी व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाना तो उसको 5 किलोमीटर से अधिक दूर ना जाना पड़े। उस कड़ी में हमने 8 बूथ थे, ऑलरेडी हमने 7 या 8 तो हमने कर दिए हैं, एक पहले हो रहा था हमारा, 5 बूथ और हमारे तैयार हैं, कल या परसों तक वो हम फिक्स कर देंगे। उसके आगे विदिन 7 डेज हम हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अर्बन पीएचसी, सिविल डिस्पेंसरी, हमारी एफआरयू, हमारी सीएचसी, सब डिवीजन हॉस्पिटल, यानी कोई संस्था ऐसी नहीं रहेगी जहां पर सैंपलिंग की सुविधा ना हो। उससे लोगों का जो आने जाने का एक दूर का रास्ता था वो उनका कम होगा, उनको सुविधा होगी। प्लस में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो व्यक्ति आ रहा था, उस 30-40 किलोमीटर में जो संक्रमण फैलने की जो एक संभावना रहती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है, किसी और व्यवस्था से जाता है, तो वो भी निश्चित तौर से कम हो। इसके अतिरिक्त लोग बागों को रिपोर्ट समय पे उनके घर बैठे मिले, इस कड़ी में हमने SMS सर्विसेज चालू कर दी हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, नेगेटिव व्यक्ति को हम SMS के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसको सूचित करेंगे कि आपका टेस्ट हुआ था, आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप नेगेटिव हैं। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिव होंगे उनकी रिपोर्ट हम सेग्रीगेट करके हर हमारी संस्था पे जिस एरिया में वो व्यक्ति रहता है उस प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर या जो भी हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको हम देंगे। हमारे चिकित्सा अधिकारी वहाँ के जो हैं वो दूरभाष पे उनसे बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखेंगे 25 बड़ी खबर।